नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पारद को शुद्ध करने की पूर्ण विधि बताने वाला हूं। इस विधि में मैं आपको पारद कितने प्रकार का है, पारद में कौन कौन से दोष होते हैं, उन दोषों से क्या हानियां होती हैं और उनको किन किन विधियों से शुद्ध किया जाता है, इस पारद को शुद्ध करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियों का उपयोग होगा, कौन कौन से अमल, कौन कौन से चूर्ण और कौन कौन से क्षारों को मिलाकर इसको शुद्ध किया जाएगा और किस प्रकार किया जाएगा, वो विधि संपूर्ण मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पारद को अमृत माना गया है। वीडियो हो सकता है शायद दोस्तों थोड़ी लंबी हो, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से और थोड़ा ज़्यादा कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जो पारद है, पारद को शिव का रूप माना गया है, पारद को अमृत माना गया है। समुंदर मंथन से जो अमृत निकला था हिंदू शास्त्रों में, वो पारद ही था, अमृत है ये। इसका मंथन करना है हमने, जैसे समुद्र मंथन किया था कठोर मेहनत से, वैसे ही हमने पारद का मंथन करना है। पारद को 3 चीज़ों से शुद्ध किया जाता है मेन। जैसे समुद्र मंथन किया था, उसमें 3 शक्तियों का उपयोग हुआ था, सुर, असुर और मनुष्य। तीनों के संयोग से हमने पारद को समुद्र मंथन किया था और उससे अमृत प्राप्त किया था। उसी प्रकार अब हमने मंथन करना है पारद का। इसको जो देवते थे उसको रस माना गया है, मनुष्य को चूर्ण माना गया है और असुर को क्षार, यानी कि रस, चूर्ण और क्षार। देवते, मनुष्य और असुर, ये तीनों की सहायता से हमने पारद को शुद्ध करना है और इसको तभी उपयोग में लेना है। जो पारद के प्रकार बताता हूँ दोस्तों, जिन पारद को हमने यूज़ नहीं करना। पारद के प्रकार, पारद 4-5 तरह का माना गया है। पहला पारद सफ़ेद रंग का होता है और दूसरा पारद बीच में से नीला होता है, तीसरा बीच में से पीला होता है, चमकदार और काला होता है, और 5वां पारद रंग बिरंगा होता है। जो सफ़ेद रंग का पारद होता है वह भीतर से नीला और बाहर से उज्जवल होता है, यानी कि चमकदार होता है। ऐसे पारद को हमने नहीं लेना चाहिए। नीला पारद भी इसी प्रकार, ऊपर से शेड कुछ और होती है और भीतर से कुछ और होती है। जब से ये ऊपर से चमकीला दिख रहा है तो बीच में से नीले रंग का दिखाई देगा, वो भी नहीं लेना है। और जो ऊपर से चमकीला और भीतर से पीले रंग का दिखाई दे रहा, उसमें पीतल मिला मिक्स होता है, वो भी नहीं लेना है। और जो काले रंग का होता है उसमें नाग और सीसा मिला होता है, वो भी नहीं लेना है। और एक होता है उसमें सारी धातुएं मिली होती हैं, वो रंग बिरंगा होता है, उसमें सतरंग की शेड आती है, वो भी हानिकारक है, वो भी नहीं लेना। एक पारद ऐसे गाढ़े रंग का होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, वो भी पारद नहीं लेना है। हमको ऐसा साफ सफ़ेद रंग का उज्जवल क्रांति वाला एक ही शेड श्वेत रंग की जिसमें है, वही पारद लेना है, उसी का ही शोधन करना है। तो ये है पारद के दोस्तों गुण और प्रकार। इसके बाद आते हैं पारद के दोष। पारद के अंदर 5 दोष से लेकर 7 दोष मेन माने गए हैं। वैसे तो इसमें बहुत से दोष होते हैं। पहला मल दोष। मल दोष से मनुष्य के शरीर के अंदर बेहोशी छा जाती है। मल दोष से पारा यूज़ करें तो उससे बेहोशी होगी। ब्रही दोष से दाह संस्कार, दाह हो जाता है। और भूमि दोष से तेज खत्म हो जाता है। उन्मत्त दोष से पागलपन होता है। और गिरी शैल दोष से शरीर जकड़ जाता है। ये दोष होते हैं और इन दोषों के अंदर भी कुछ चीज़ें मिली होती हैं, धातुएं मिली होती हैं, कुछ रो मिली होती हैं, जिनको वो बताते हैं नाग वंग।
मल अग्नि, चांचल्य, विष, गिरी और एस हरासी, ये आगे फिर इसके दोष माने गए हैं। इन सब दोषों को, 8 दोषों को हमने शोधन करना है। दोस्तों ये पहले जानकारी होना ज़रूरी है। डायरेक्ट शुद्ध करने के लिए बैठ जाओगे तो वो ठीक नहीं है। पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए भी पारद कैसा होता है, कौन सा पारद लेना है, पारद के कौन से दोष होते हैं, किससे क्या हानि होती है। ये अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप पारद को शुद्ध कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। जो नाग दोष होता है, नाग दोष एक धातु है जो पारद को जब निकालते हैं मिट्टी से, खान में से, तो नीचे गिर के तो इसके अंदर नाग दोष हो जाता है। इसी प्रकार वंग दोष हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें पीतल और भी धातुएं और जहर मिल जाता है। उन सब को बारी बारी से हमने दूर करना होता है। जैसे नाग दोष है, नाग दोष से जड़ता और गलगड़ शरीर में इत्यादि रोग हो जाते हैं। जो वंग दोष है, नंबर 2 पे, वंग दोष से कोढ़ हो जाता है। अगर वंग दोषित पारा खाएं तो कोढ़ हो जाएगा, और मल दोष खाएंगे तो बेहोशी हो जाएगी। अग्नि दोष से दाह, शरीर का दाह हो जाता है, और चांचल्य दोष से वीर्य का नाश हो जाता है। विष दोष से आदमी मर जाता है, और गिरी दोष से फोड़े, फिंसियाँ और कोढ़ होने लग जाता है। असहरासी दोष से आदमी मोह माया में पड़ जाता है और मोह हो जाता है। तो ये सब इसके दोष हैं दोस्तों। तो ये जान लिया आपने, इनको दूर करना है और इनसे क्या हानियाँ होती हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास पारद को अंदर कितनी धातुएं और क्या क्या परतें होती हैं। पारद के अंदर 7 परतें मेन मानी गई हैं। 7 की भी वैसे तो बहुत सारी होती हैं, मेन यही मानी गई हैं। इसमें मिट्टी, पत्थर, जल, वंग और नाग होती है। जो वंग होती हैं इसमें कपाली, कालिका, नाग में क्षमा और कपाली, ये दोष माने गए हैं। जाने कि इनके अंदर कार्बन होता है, जहर होता है, जिसके कारण जैसे नाग दोष होता है उसमें जकड़ता और आती है, और वंग दोष से शरीर में कोढ़ हो जाता है। ऐसे दोष होते हैं। इसके अंदर कार्बन होता है। जो अपना ये पारा है, पारे के ऊपर ये फ्लिशिंग आ रही है, इसके ऊपर कार्बन है। अगर इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा तो कार्बन साइड में होगा, तो इसकी फ्लिशिंग अलग नज़र आएगी। ये देखिए, शायद आपको नज़र आती हो, अलग अलग ऊपर जो तैर रहा है, ये सारे इसके दोष हैं। तो दोस्तों आगे पारद के कौन कौन से दोष हैं। वैसे तो पारद के संस्कार जो माने गए हैं, वो पारद के संस्कार 101 संस्कार कर लें तब भी कम हैं। लेकिन मेन पारद के जो संस्कार हैं, आपने 18 से 20 संस्कार होते हैं स्वर्ण निर्माण के लिए और धातु निर्माण के लिए, चांदी बनाने के लिए, गोल्ड बनाने के लिए, या और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। उनके लिए 18-20 संस्कार किए जाते हैं, और वो कीमियाकारी के काम में आगे आते हैं, सन्यार की लाइन में हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद में इसका उपयोग करते हैं, दवाइयों की जगह इसको यूज़ करना है, इसकी शक्ति लेनी है, तो हमें 8-9 संस्कार ही कर लेने चाहिए। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्पातन, उत्थापन, पातन, बोधन, नियमन, दीपन, ग्रास, प्रणाम, ये संस्कार करने से पारा के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। और इन 2 संस्कारों के करने से पारा स्वर्ण निर्माण के लिए किए जाते हैं। तो उसके बाद चारण, गर्भदूती, ब्रह्मदूती, जारण, रसराग, सारण, क्रमण, वेदन और भक्षण। इससे आगे 2 और हैं, उससे आगे भी हैं, लेकिन इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हमने इतनी दूर जाके करना है वो पीछे ही हो जाएगा। हमें आयुर्वेद में रहना है, तो आयुर्वेद के लिए मैं आपको पूर्ण विधि बताता हूँ।
तो पारद के अंदर क्या मिला होता है ये आपको पता है। अब पारद के संस्कार मैंने आपको बताए हैं, तो इनको किस प्रकार शोधन करना है और किन किन जड़ी बूटियों से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले पारद को शुद्ध करने के लिए पारद को हर बार जड़ी बूटियों से रगड़ा जाता है, यानी कि देसी भाषा में कहें तो इनका मर्दन किया जाता है, इनको खरल किया जाता है और फिर इनको धो दिया जाता है। जो इसको धोना है उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार की कांजी तैयार करनी होती है। तो ये कांजी का नुस्खा लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें मुंडी, कोयल, सोंठ, मरछली, सरपासी, नागवली, सहदेवी, शतावर, त्रिफला, गिरिकरण, जवासा जिसे कहते हैं, और हंसा पदनी और भी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, क्योंकि इतनी जड़ी बूटियों में से 10 में से अगर आप 8, 7 और 6 जड़ी बूटियां डालकर भी कांजी तैयार करते हैं तो वो भी तैयार हो जाएगी। करना कैसे है, इन सब जड़ी बूटियों को दादड़ फादड़ कर लें या कूट के पीस लें। फिर उसको 40 लीटर या 30 लीटर पानी के अंदर, या अगर आप इसको सबको 100 ग्राम 50 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम की मात्रा में अगर 10 लेते हैं तो 1 केजी हो जाएगा। तो 40 लीटर में 1 किलो 40 लीटर में 1 किलो ये जड़ी बूटियां डाल करके हमने उस घड़े को ऊपर से बंद करके किसी एकांत स्थान पे रख देना है, जहां वो हिलाना डुलाना नहीं है, छायादार में, और ज़्यादा हवा में ना लगने पाए। हो सके तो उसे मिट्टी में दबा दें जहाँ हवा कम लगती हैं। उसको 15 दिन के बाद आप निकालेंगे तो उसको छान करके वो जो पानी होगा वो आपकी कांजी तैयार है। इस प्रकार कांजी तैयार करनी है। एक और कांजी तैयार होती है, वो होती है धानों से। जैसे हमने ये जड़ी बूटियाँ डाली हैं, ये जड़ी बूटियों की जगह पे आप चावल, पकाए हुए चावल, जो सट्ठा चावल होता है जल्दी खीर बनाने के काम आता है, आप उसको भी उबाल सकते हैं और उबाल करके इसी प्रकार पानी में डाल करके उसको रख लें और बाद में वो अमल तैयार हो जाते हैं, खट्टे अमल होते हैं, तो उस वो भी कांजी बनती है। तो जो कांजी होती है ये शरीर में वैसे भी खाने पीने के लिए इसको जैसे यूज़ होता है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। पेट के सभी रोगों के लिए कांजी बहुत फ़ायदेमंद होती है। पेट में जितने भी रोग हैं, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो बाकी फ़ायदा मैं बाद में किसी दिन बता दूंगा अगर कोई पूछेगा। तो फ़िलहाल तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आगे मेन बात आपको बताता हूँ। पहला होता है संस्कार स्वेदन। स्वेदन के लिए ये मैंने सारी जड़ी बूटियाँ लिखी हुई हैं। इनमें त्रिफला, त्रिकुटा, घीक्वार, चीता, सौंठ, मिर्च और पीपल, ये 7 चीज़ों को जितना हमने पारा लिया है उसका 16वां भाग लेना है और अलग अलग इनको पीसना है। फिर इकट्ठा करके उसको खरल में डालना है। खरल में डाल करके फिर पारा डालना है और उसको सारा दिन उसकी खरल करनी है। सारा दिन उसकी घुटाई करते रहना है, करते रहना है। जब ये काम हमने सारा दिन करने के बाद शाम को रख देना है और अगले दिन उसी सारे को इकट्ठा करके एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के बीच में वो गोला बना के रख देना है और 4 तह का एक सूती कपड़ा लेना है। कॉटन का कपड़ा हो, 1 तह, 2 तह, 3 तह, 4 तह वाली, और उसके ऊपर वो गोला रख देना भोजपत्र में बनाया हुआ। तो उसको बांध के ऐसे धागे से लटका देना है। किस में लटकाना है? जो हमने कांजी तैयार की है दोस्तों, उस कांजी के अंदर दोला जंतर करना है। अब दोला जंतर कैसे करते हैं? नीचे तली पे में ना लगा हुआ हो, नीचे में ना हो, और जो हमारा कांजी है उससे बाहर भी ना हो, उसके बीच में उसको 3 दिन तक 3 दिन उसको हर रोज़ जाने की 3 दिन उसको उसके अंदर हमने उबालना है। 5 लीटर पानी की अंदर उबालना है। जैसे ही कांजी कम होती है और डाल करके उसको उसके अंदर धीमी धीमी आंच पे उबालते रहना है। इस प्रकार करने से 3 दिन करने से स्वेदन क्रिया पूर्ण होगी। फिर उसके बाद करना है मर्दन। वहाँ से निकालने के बाद कांजी से धो देंगे। कांजी से धोने के बाद उस पारद को एक कॉटन के कपड़े में डाल करके
सारे को फिर निचोड़ देंगे और जो निचड़ा हुआ साफ पारद होगा उसको खरल में डाल करके साफ, फिर हम ये जो मैंने लिखी हुई हैं इनके साथ मर्दन करना है, यानी कि खरल में डालकर इनको खरल करना है। कैसे करना है? ईंट का चूरा, चूना का पाउडर, सेंधव, राई, गुड़ पुराना लेना है। इसमें घर का धुआं, राख होती है घर की चूल्हे की, हल्दी, पांचों नून, चूना, ऊन की भस्म, जो हाँ ऊन लिखा था वहाँ उसकी ऊन को जला करके उसकी भस्म लेनी है। ईंट का चूरा, घर, तो सज्जी खार, सुहागा, तीनों क्षारें लेनी हैं। तो इनमें से आपने सभी लेकर के, जो मैंने डबल रखी है वो सिंगल कर लेना, आप भी सिंगल एक ही बार होना है। एक एक में एक बार आपने खरल करना है। जैसे पहले ईंट के चूरे में कर लिया, अगले दिन चूने में, तीसरे दिन सेंधव में, चौथे दिन राई में, पाँचवें दिन गुड़ में, छठे दिन घर के धुएं में और सातवें दिन हल्दी में। इस प्रकार एक एक के साथ अलग अलग खरल करनी है आपने और शाम को धो देना है। पूरा दिन खरल करनी है, ये नहीं कि सुबह 8 बजे बैठे हैं तो शाम के 8 बजे तक 12 घंटे तक आपने खरल करनी है। ये मान के चलो इतना समय आपने देना ही है। और शाम को कांजी के साथ धो देने के बाद तो ये मर्दन हो जाता है। उसके बाद आता है मूर्छन। मूर्छन में क्या होता है? पारद को पहले हमने जो मर्दन किया है उससे पारद क्या होता है? साफ और शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसके बाद पारद को मूर्छित किया जाता है। मूर्छित यानी कि उसकी जो एक बार उसको शांत करने के लिए उसको मूर्छित कर देना है, उसको सुला देना है, बेहोशी की हालत में हो जाता है मूर्छन करने से। उसमें घी क्वार, त्रिफला, चित्रक मूल, सौंठ, मिर्च, पीपल, घी क्वार, आग का दूध, इनके साथ पारद को खरल करना है और शाम को कांजी से धो देना है। ये भी मर्दन जैसे करते हैं वैसे ही होता है, लेकिन ये मूर्छन होगा क्योंकि औषधियाँ बदल चुकी हैं। पारद को इन औषधियों के साथ एक एक करके खरल करना है, अगले दिन कांजी से धो देना है, कपड़े से छानना है और फिर दोबारा अगले विधि से इसको करना है। तो इस प्रकार करने से जो पारद है वो मूर्छित हो जाएगा और पारद के अंदर की जो जहर और इसके अंदर का मल है वो साफ हो जाएगा। जो इसके मूर्छन से इसके अंदर जो कजली होती है, जो हमारे कोढ़ को पैदा करती है, जो नाग और शीशा से हमें प्राप्त होती हैं, वे सब इससे निकल जाती हैं। उसके बाद आता है उत्थापन। मूर्छन, मर्दन, फिर मूर्छन और फिर उत्थापन, यानी कि पहले उसको हमने मूर्छित कर दिया, अब उसको जगाना है। उत्थापन, उत्थापन में भी उसी प्रकार करना है। त्रिफला का क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, त्रिकुटा, चित्रक, घीक्वार और कांजी, इन सब के साथ अलग अलग हमने चारों के साथ अलग अलग इनके क्वास लेके सुबह से शाम तक इनकी खरल करनी है और शाम को कांजी से धो करके कपड़े से पूर्ण लेना है, इसको निथार लेना है। ठीक है दोस्तों, ये भी उत्थापन हो जाएगा। उत्थापन में क्या होता है? जो अपना पारद सो गया था, मूर्छित हो गया था, उत्थापन से वो जाग जाता है और जो इसके अंदर की जो कमियां होती हैं वो सारी की सारी निकल जाती हैं। इसके बाद आगे दोस्तों हम आपको दिखाते हैं पातन। पातन की दो आगे क्रियाएं होती हैं, दो तरह से होता है। एक होता है अर्धवर्त पातन, यानी अर्धवर्त पातन। दूसरा होता है अंध पातन। इसमें क्या होता है? एक घड़ा नीचे और एक घड़ा ऊपर होता है। नीचे वाले में हमने पारद रखना है। कैसे रखना है? नींबू का रस, जंबीरी का रस और तांबा चूर्ण। चौथा नहीं लेना है, तांबा चूर्ण। तांबा चूर्ण, ये तीनों को हमने एक खरल में डाल करके खरल करना है। तो खरल करने से तांबे का चूर्ण और जंबीरी और नींबू का रस, इनके अंदर पारद मिलाना है।
पारद मिलाकर जब खरल करेंगे तो ये एक पेस्टी बन जाएगी। लिक्विड से जो पारा हमारा लिक्विड है वो एक पेस्ट बन जाएगी। उस पेस्ट को क्या करना है, हमने एक छोटा घड़ा लेना है। जैसे ये घड़ा लिया है, मटकी लेनी है, छोटी होती है मटकी, जैसे ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये है। तो इस मटकी के बीच में हमने उसको पारद को रख देना है, जो हमने खरल किया है जंबीरी और नींबू के रस से तांबा मिश्रण। तो नीचे से उसके आग जलानी है, नीचे से आग जलाएंगे तो वो धुआं उठेगा। तो इसके ऊपर एक और हमने इसी प्रकार घड़ा रख देना है, इस प्रकार दो घड़े होंगे, एक नीचे और एक ऊपर। इसके नीचे आग जलाएंगे तो धुआं उठेगा, तो और ऊपर की जो हांडी होगी खाली है, तो इसके अंदर वो तली पे लग जाएगा, चिपक जाएगा। तो इस प्रकार ये अर्धवर्तन पार होगा डमरू यंत्र। और एक इस प्रकार भी जोड़े जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा यंत्र कैसे बनाना है, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा अभी किस प्रकार किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार और बता देता हूँ। नींबू, जंबीरी, तांबा और जो हमने शुद्ध पारा किया है, तीनों को खरल करना है। फिर उसके पेस्टी बनेगी, तो उस पेस्टी को डमरू यंत्र से उड़ा देना है। उससे क्या होता है, जो भी इसके अंदर नाग और सीसा मिला होता है, तांबा मिला होता है, जितनी भी धातुएं मिली होती हैं, धातु का कर्म है नीचे की तरफ बैठ जाना वजन होने के कारण, और जो पारा है वो धुआं बनकर ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, बाकी धातुएं नीचे रह जाएंगी और पारद अकेला उड़ेगा, और उड़ करके हमने उसको उडारू यंत्र से अलग कर लेना है। ये एक सबसे बड़ा बढ़िया और पारद को शुद्ध करने का बड़ा योगदान है। पातन यंत्र बोलते हैं इसको। दूसरा होता है अर्धपातन। अर्धपातन में भी सज्जी खार, जवा खार, हींग, पांचों नून और कांजी, इन सब से पारद जो शुद्ध किया था हमने, इसके बाद फिर उससे भी हमने इसको घोट के कांजी के साथ तो थोड़ी लेवी बना लेनी है। उसमें भी हमने घड़े के अंदर ही डालना है। इसमें घड़े को लेप करना है, लेप करके इसको घड़े को उल्टा ऊपर और इसको नीचे रखना है। जो नीचे वाला इसको पानी से भर देते हैं और ऊपर वाले को यहाँ आधा तक मिट्टी में दबा देते हैं। ये दोनों घड़े मिट्टी में दब जाएंगे, ये दोनों मिट्टी में दब जाएंगे, और इतना इतना रहेगा जहाँ तक हमने अंदर लेप किया है। फिर ऊपर से आग जलाएंगे, जो पारद होगा नीचे बह करके नीचे यहाँ पानी में जाके गिरेगा और हमें फिर लिक्विड शेप में ही मिल जाएगा। ये भी विधि मैं आगे आपको बता दूंगा, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें जो इतने भी धातुएँ होती हैं वे सारी की सारी निकल जाएंगी। इस प्रकार पारद अपना शुद्ध हो जाएगा। ये करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आज गर्मी ज़्यादा है, पसीना भी खूब आ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है बोधन। पारद को मूर्छित कर दिया, उसके बाद उसको जगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, जगाने के बाद पारद के अंदर उसको बोधित कराना है भी तुम में कितनी पावर है, तुम में कितनी शक्ति है। उसकी शक्ति को बढ़ाना है। सोए हुए जैसे एक आदमी मूर्छित होकर उठता है तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, कमज़ोरी आ जाती है उसमें। अब हम इसके अंदर इसको ताकत देनी है बोधन से। क्या करना है, राई, चित्रक, ये अलग अलग है, राई और चित्रक, हींग, नौन, सौंठ, मिर्च, पीपल, सज्जी खार, चूना, इमली का रस, सहजने की मूली, त्रिकुटा, नींबू, जंभीरी और चूना, ये सभी अलग अलग हैं। और इन सब से हमने इन जड़ी बूटियों का उपयोग करके हमने बोधन कराना है। राई, हींग, नौन, सौंठ, इन सबको तो कुछ चूर्ण हम इकट्ठे लेकर के और कुछ चूर्णों और रसों को हम अलग लेकर के करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। फिर अभी फ़िलहाल आप ये देखो भी बोधन में कौन सी जड़ी बूटियाँ और नियमन में कौन सी जड़ी बूटियाँ हमने उपयोग करनी है। ये आपको मेरे ख्याल में यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और कैसे होना वो आप कुछ जानते हैं, कुछ मैं आपको आगे अगली की वीडियो में बता दूँगा। तो नियमन, इसके बाद आता नियमन। पारा शक्तिशाली हो गया, ताकतवर हो गया, लेकिन पारे में चंचलता इतनी है, पारे के अंदर भाग दौड़ इतनी है कि उसको रोके से भी वो रुकती नहीं है।
जैसे बच्चों के अंदर, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, उनके अंदर पावर है, कभी दीवारों पे छलांग, कभी खेतों में कूदते हैं, कभी सड़कों पे भागे जाते हैं, वो रिजल्ट नहीं उनको पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बस उनको करने से मतलब होता है। इसी प्रकार इस पारे के अंदर पावर और शक्ति बहुत है, लेकिन उसको थोड़ा स्थिर करना भी ज़रूरी है। उसके लिए स्थिर करने के लिए फिर उसका नियमन किया जाता है। नियमन किस प्रकार करना है? नागफली का क्वाथ बनाना है दोस्तों। नागफली का वो आपको पता होगा, नहीं होगा मैं बाद में बता दूंगा क्वाथ कैसे बनता है। लहसुन क्वाथ, नून, भांगरा, बांजकोड़ा, इमली, इनमें से जो आपको मिलता है आप उसी के साथ इधर बिच्छू घास, कांजी, अश्वगंध, चित्रक, सर्पाक्षी, नागरमोथा और धतूरा, इनमें से जो जड़ी बूटियाँ आपको 10 मिलती हैं उनके साथ आप, उनके क्वाथ के साथ आप इसका नियमन कर सकते हैं। विधि क्या ऐसे करना है? करने का तरीका वही है कि उनके साथ खरल करना है, बाद में कांजी के साथ धो देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दीपन भी। अब पारद को हमने सुला दिया, जगा दिया, मुर्शिद से ताकतवर कर दिया, स्थिर भी कर दिया। अब उसको पूर्ण योद्धा बना दिया है हमने लड़ने के लिए, उसके अंदर पूरी ताकत डाल दी है। अब और उसके अंदर उसको दीपमान भी करना है। उसको सोच को जैसे एक पुरुष की बढ़ा देते हैं। दीपन से क्या होता है? दीपन से उसके अंदर जो तेज होता है, तेज प्रकाशमान होता है, जो ज्योति जगती है वो ज्योति तेजमान हो जाती है, और इसको बोलते हैं प्रादुर्भाव करना पारे को। तो किस प्रकार करना है इसको? राई, मिर्च, सेंजना, सुहागा, कसीस, फिटकड़ी, हीरा कसीस, पांचों नून, जवा खार, सज्जी खार, सेंधव, चित्रक, अमलवेत और मदिरा मसाला। मदिरा मसाला होता है जैसे शराब निकाल लेते हैं और बाद में नीचे बचा हुआ जो उसका मल होता है उसके अंदर घोटना होता है। तो ये 14 में से 10 भी आप कर सकते हैं। और जहाँ इनकी मात्रा है पारद से, एक ही बार मैं कहता हूँ सबकी मात्रा पारद से 16वां हिस्सा ही लेना है और फिर इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों ये थी पारद को शुद्ध करने की दीप्तिमान तक की विधियाँ। तो इसकी विधियाँ कितनी बताई हैं मैंने आपको? 18 विधियों के नाम बताए हैं। तो इनमें से दीप्तिमान, फिर दीप्तिमान के बाद इसको और भी ग्रासमान भी किया जाता है। ग्रासमान में क्या करते हैं? हम जिस प्रकार की इसको भावना देंगे, जिस रस के अंदर इसको हम खरल करेंगे, जिसकी इसको पुट देंगे, उसी की इसे अंदर ताकत आती चली जाएगी। यदि हम इसको सोना चांदी खिला देंगे तो सोना चांदी की शक्ति आ जाएगी। यदि हम इसमें हीरा भस्म लगा देंगे तो हीरे भस्म की ताकत आ जाएगी। यदि हम इसमें किसी स्वच्छ और भी शक्तिशाली जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे तो जैसा अब इसको हम बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा। जिस कटोरी में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। तो आगे स्वर्ण निर्माण के लिए भी इसको किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण निर्माण के लिए आगे बहुत सी विधियां हैं। स्वर्ण कैसे बनता है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले पारद को जानो और पारद को शुद्ध करना सीखो। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो कुछ लंबी हो गई है, सॉरी, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्टकट में एक साथ वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फिर टुकड़ों में बनाऊंगा, फिर आप ढूंढते रहोगे, एक यहाँ पार्ट, एक वहाँ पार्ट, एक वहाँ पार्ट। अब ये सारी प्रयोग मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आप कहोगे तो, अगर आप कहते हैं तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो ये पारद ले आया हूँ और शुद्ध कर रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो टुकड़ों में होगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन प्रोसीजर चलेगा। एक एक विधि, एक एक जड़ी बूटी की पहचान सहित मैं आपको बताऊंगा अगर आप देखोगे। और इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो हीरा भस्म बनाने की भी बताऊंगा, सोना भस्म बनाने की बताऊंगा, चांदी भस्म बनाने की बताऊंगा, शाख मरजान की बताऊंगा। बहुत सी ऐसी पावरफुल शक्तियाँ जो हमारे अंदर है, उन सबको जगाने के लिए, उन सबको तेज करने के लिए, जो जहर हम खाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, वो सारी की सारी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। अमृत है ये, अमृत का कैसे उपयोग करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी पारा शोधन की एक जानकारी वाली वीडियो।
तो प्रैक्टिकल मैं अगली वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।